नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जिस तरह के कदम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी उनकी सरकार उठाती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल ये साफ लग रहा है कि वो दबाव में है, बहुत ज्यादा दबाव में है। सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम हमले की, क्योंकि उसको 10 दिन बीत चुके हैं और अब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब हमने आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया है और ये कहा है बार बार हर मंच से, और ये बार बार इस बात को रखा है कि जो चाहे सरकार जिस भी तरह का कदम उठाएगी उसे हमारी तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट है, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच जब देश इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान पर कब बड़ा हमला कोई किया जाएगा, कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी या कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा, उस सब के बीच जातिगत जनगणना की बात कहकर कि जनगणना के साथ जातिगत जनगणना ही कराई जाएगी, पूरा का पूरा अब एक तरह से नैरेटिव ही बदलने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में सवाल अब विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि जब 22 तारीख को पहलगाम हमला हुआ था, उसके एक दिन बाद ही यानी 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे। बिहार में जाकर उन्होंने चुनावी रैली की थी और वहां से जिस तरह की तस्वीरें नीतीश कुमार के साथ उनकी सामने आई थी, कई तरह के सवाल उससे उत्पन्न हुए थे। फिर उसके बाद फिर भी विपक्ष ने ये कहा कि अनकंडीशनल सपोर्ट है और ये देश के लिए बहुत दुख की घड़ी है, देश पर ये हमला हुआ है। उसके बाद भी हमने देखा कि बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा। अब कल और आज जिस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई हैं और जिस तरह का वक्तव्य उनका आया है, उसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कल मैं आपको बता दूं कि वेव समिट में के लिए वो मुंबई गए थे, जहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, किस तरह का कंटेंट बनना चाहिए, उस पर वो ज्ञान दे रहे थे। और तमाम वहां पर जितने भी सितारे हो सकते थे बॉलीवुड के, वो सब वहां पर मौजूद थे। शाहरुख खान से लेकर आमिर खान, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर हर कोई वहां पर मौजूद था। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने उस समिट का और इनॉग्रेशन किया। आज प्रधानमंत्री कहाँ हैं? आज वो केरल में है। जो अडानी ने जो इंटरनेशनल पोर्ट बनाया है उसका उद्घाटन करने के लिए, जो कि 8,900 करोड़ की लागत से बना है, उस पोर्ट का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी आज पहुंचे केरल। अब जब वो पहुंचे हैं और जिस तरह की बात उन्होंने विपक्ष को लेकर कही है, उस पर अब कई तरह के सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी सबसे पहले सुप्रिया श्रीनित ने, जो कांग्रेस की लीडर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप जरा उनको। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के, विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फप्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? ये वक्त है हंसी मजाक का। और मीडिया तो जो है वो तो कुछ पूछेगा नहीं। मीडिया तो ये भी नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो वो बजाय कश्मीर जाने के बिहार क्यों गए, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री कल चकमगाते चमकते सिने सितारों के बीच पर ओटीटी पर ज्ञान क्यों दे रहे थे मुंबई पर, एक बार कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज भी सवाल नहीं पूछेगा कि क्या प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को यह शोभा देता है कि वो ऐसे संवेदनशील वक्त पर जब ये देश आक्रोशित है, वो विपक्ष के ऊपर इस तरह की फप्तियां कस रहे हैं। वो विपक्ष जो उनका 100% सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मीडिया का जमीर जागेगा कि नहीं, लेकिन यह देश अपने प्रधानमंत्री को देख रहा है और जितना देखता है उतना ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। तो कह रही है जितना देखता है उतना ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। और मैं आपको सुनवाना चाहूंगी वो बात जिसको लेकर सुप्रिया श्रीनित यहाँ पर आपको इस तरह की बात कहती हुई नजर आ रही है नरेंद्र मोदी के लिए। सुनिए आप क्या कुछ उन्होंने विपक्ष के लिए आज कहा है केरल में। अरे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും
ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था. तो हंसते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कटाक्ष राहुल गांधी पर था क्योंकि मंच पर शशि थरूर बैठे हुए थे। मंच पर आपको पता ही है कि केरल में लेफ्ट की सरकार है और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो भी वहां पर थे और उसी मंच पर अडानी भी थे। मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगी। वो तस्वीर मैं कहूंगी टीम से दिखाएं, जिसको पोस्ट करते हुए सुप्रिया शिनित ने लिखा है कितने खुश हैं। तो यहाँ पर अडानी जो है उनको आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, किस तरह से वो हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि पहले आप चुनावी राज्य बिहार जाते हैं नरेंद्र मोदी और उसके बाद अभी तक पहलगांव और कश्मीर वो नहीं गए हैं। ये भी सवाल उठाया गया कि वहां जब बिहार गए तो वहां जाकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और अब इस तरह की बातें वो विपक्ष के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। वो विपक्ष जिसने कोई सवाल नहीं किया और अनकंडीशनल सपोर्ट की बात वो एक बार नहीं बार बार अलग अलग मंचों से उसने जितनी बार हो सकता था, जितनी दृढ़ता से हो सकता था, उस बात को उसने रखा है। और इसीलिए अब विपक्ष यानी कि कांग्रेस अब ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इस तरह का कटाक्ष क्यों किया गया है। क्या वाकई में ये मौका हंसी ठिठोले करने का है, मजाक उड़ाने का है, कटाक्ष करने का है? ये सवाल जो है वो अब उठाए जा रहे हैं। अब इसको लेकर पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया है, वो मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहूंगी। और ये देखिए, इन्होंने लिखा है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नाजुक समय में जब देश का समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री ऐसी फूहड़ राजनीति कर रहे हैं। देश के दुश्मन मुस्कुरा रहे होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि देश के दुश्मन मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि आपको ये पता है कि इससे पहले अगर कांग्रेस के किसी नेता ने किसी तरह की कोई इस तरह की टिप्पणी की जो नहीं की जानी चाहिए थी, या इस तरह का पोस्टर रिलीज किया जो नहीं किया जाना चाहिए था, उस अपनी गलती को सुधार करते हुए फौरन उसको वापस लिया गया। एक बार नहीं, कई बार ये एडवाइजरी जारी की गई कि जो बात CWC की मीटिंग में जो एडवाइजरी जारी की गई है वही वक्तव्य होगा, क्योंकि विपक्ष ये समझ रहा है और उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये दरअसल वक्त बहुत नाजुक है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी की प्रायोरिटीज भी मैं आपको बताना चाहूंगी। राहुल गांधी अमेरिका से लौट कर आए, CWC की उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद वो पहलगाम गए, कश्मीर गए, जहां पर जाकर उन्होंने जो घायल थे वहां पर उनका हाल जाना, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, उन्होंने LG से मुलाकात की, वहां कुछ बिजनेस से जुड़े जो लोग थे ऑर्गेनाइजेशन, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जब वो अमेठी रायबरेली के दौरे पर गए तो वो कानपुर जाना नहीं भूले और कानपुर में जाकर उन्होंने शुभम द्विवेदी जो शहीद हुए हैं और उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की। और परिवार ने ये कहा कि उनके जो बेटा उनका जो गया है इस दुनिया से, उसको शहीद का दर्जा दिलाया जाए। और वो बात भी राहुल गांधी ने प्रेस के सामने भी रखी और कहा कि इस बात को वो रखेंगे। जातिगत जनगणना जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी के लिए, लगातार जिसको वो उठाते रहे मजबूती से, और एक तरह का एक नैरेटिव उन्होंने ऐसा सेट किया कि सरकार को मजबूर होना पड़ा, घुटनों पर आना पड़ा कि उनको ये जातिगत जनगणना के साथ उनको कराने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन उस सब के बीच आप ये देखें कि राहुल गांधी अपनी प्रायोरिटीज को नहीं भूले। उन्होंने इस बात को तो रखा ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने पहलगाम का मसला भी रखा और शुभम द्विवेदी की बात भी उन्होंने की। और दूसरी तरफ अब ये कांग्रेस सवाल कर रही है कि देखिए प्रधानमंत्री क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। आज CWC की बैठक होने जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना और उसके साथ साथ पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास कराया जाएगा। और अहम मीटिंग आज होने जा रही है जिसमें तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। अब से किसी भी वक्त 4 बजे का वक्त बताया गया था, अब से किसी भी वक्त ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि देश में फिलहाल क्या हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें उभर रही हैं, देश किस बात का इंतजार कर रहा है और सरकार क्या करती हुई नजर आ रही है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। चर्चा का आगाज करते हैं। मेरे साथ आप उमाकांत लखेड़ा जी को देख सकते हैं, जाने माना पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जाना माना चेहरा। उमाकांत जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और जाना माना चेहरा ओमकारेश्वर पांडे जी को भी आप देख सकते हैं। ओमकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत में उमाकांत जी आपसे करना चाहूंगी। मैंने एक भूमिका यहाँ पर रखी और आपने देख लिया कि हमारे प्रधानमंत्री की फिलहाल प्रायोरिटीज क्या है।
जातिगत जनगणना की बात कह के उन्होंने पूरे देश को चौंकाया और अब राइट विंग को समझ नहीं आ रहा है कि इसको वो कैसे जस्टिफाई करें। आरएसएस की जो विचारधारा रही है उससे भी अलग इतर उन्होंने ये एक तरह का ये कदम आगे बढ़ाया है। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? आपका पहला कमेंट। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है उमाकांत जी। अनम्यूट कर लें। जी, आप इतने अपनी टेक्निकल उसको प्रॉब्लम को आप ठीक करें। मैं टीम से कहूंगी कि आपसे कांटेक्ट करें। मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगी ओमकारेश्वर जी। देखिए, पाकिस्तान के मसले पे लंबी लाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खींची है कि धरती के आखिरी छोर तक हम ढूंढ के मारेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, उसको हम अलग कर देंगे, पीओके को वापस लेके रहेंगे और बलूचिस्तान तो अपने आप वापस आएगा हमारे पास। तो ऐसी लंबी लंबी बातें जब आपने खुद कर रखी हैं, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि अब आप क्या कर रहे हैं। आप सऊदी अरब से आए एकदम बीच में यात्रा छोड़ के, तो लोगों को लगा कि आप सीधे सीधे कश्मीर जाएंगे, ऑन द स्पॉट जाएंगे, जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलेंगे और कुछ कुछ न कुछ उनको राहत देने की कोशिश करेंगे, उनको सहलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप बिहार चले गए, वहां चुनाव के बीच में आप घोषणाएं कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं और इस बीच में ये खबरें आती हैं कि अब तो सेना को पूरा का पूरा वो दे दिया गया है कि वो अपने आप जो प्लान करें और जो अपने हिसाब से समय से करें। देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है। जिस वक्त आप पुलवामा और उसको याद करिए, उड़ी के घटना को, तो उस समय विद इन 10 डेज वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था और 10 डेज 11वें दिन जो है वो बालाकोट का स्ट्राइक भी हुआ था। तो ये अब करीब करीब इस समय भी 10 दिन तो होने वाले हैं। तो या तो ये अपेक्षा की जाए कि अगले 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ होगा, और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जब हम मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है और उसने आतंकवाद की एक ऐसी बड़ी कार्रवाई की है, तो आप ही कहते थे कि हम घुस के मारते हैं, हम तो घुस के मारेंगे। हमको याद है जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी केंद्रीय गृह मंत्री हुआ करते थे भाजपा के, इनसे बड़े कद्दावर नेता थे वो कहते थे कि पाकिस्तान के प्रति हम प्रोएक्टिव पॉलिसी लेंगे। वो प्रोएक्टिव पॉलिसी से लेके आज हम घुस के मारेंगे तक अब जो है, अब वक्त आ गया है कि ये घटना हुई है, तो इसका जवाब तो देना ही चाहिए, वो भी तब जबकि पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी रिजोल्यूट होके कह चुकी है, रेजोल्यूशन के साथ, कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप कड़े से कड़ा फैसला लीजिए, आप जो भी फैसला ले सकते हैं करिए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये कहा कि घुस के मारेंगे नहीं, घुस के जाके बैठ जाइए, यहाँ तक की बातें कही। अब देखना कि सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार के भीतर जो है वो क्रैक्स नजर आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो सीसीएस की बैठक हुई, उस सीसीएस की बैठक में दो महत्वपूर्ण चेहरे नजर नहीं आए। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन सीसीपीए की बैठक की, फुल कैबिनेट की बैठक की। फुल कैबिनेट अलग है, सीसीपीए पॉलिटिकल अफेयर्स की केंद्रीय कमेटी अलग है। लेकिन जो सीसीएस, जो ऑपरेशनल पार्ट पे क्रुशियल डिस्कशन, क्रुशियल डिसीजन लेने वाली है, उसमें आपके न तो गृह मंत्री हैं न विदेश मंत्री हैं। तो क्या मतलब है इसका? उनका होना ही चाहिए। तो जब हम समूचे देश को एकजुट रखेंगे तभी तो हम कोई डिसाइसिव लड़ाई लड़ पाएंगे। और कैबिनेट को तो एकजुट रहना ही रहना है। वो कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम उसमें नहीं थे, फुल कैबिनेट में नहीं, तो मैं नहीं मानता इससे। अलग अलग 3 टायर मीटिंग्स जो हैं वो सीसीएस में उनको होना चाहिए। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि पुलवामा के बाद के सीसीएस की मीटिंग्स की आप वो देख लीजिए, प्रेस जो रिलीजेस हैं और जो फोटोग्राफ्स हैं, उस समय तो उसमें सुषमा स्वराज भी थी, अरुण जेटली भी थे, सीतारमण भी थी, सब लोग थे। तो क्यों नहीं होना चाहिए? एक बात ये। अब दूसरी बात, आपने सडनली इस समय जातिगत जनगणना की बात कर दी है। ये जातिगत जनगणना तो विपक्ष की मांग है, राहुल गांधी की मांग है, नीतीश कुमार ने इसको शुरू किया, बिहार में कराया और आरक्षण भी दे डाला। बिहार में उसने आपसे पूछे बगैर
जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत सर्वेक्षण कराया और उसके आधार पे कर दिया। पीडीए की डिमांड जो अखिलेश यादव की डिमांड है उसके मूल में यही है, जातियों की बात ही है। और आप और संघ परिवार पूरा और भारतीय जनता पार्टी तो इसके खिलाफ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंटोगे तो कटोगे का नारा किस लिए दिया कि भाई आप जातियों में मत बंटिए, आप पूरा हिंदू समाज एक हो। इसी तरह के आप तमाम हाउस में जब अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो जाति की बात करता है, उन्होंने राहुल गांधी पे आरोप लगाए थे, एक तरह से गाली दी थी। और वो अब इसके अलावा आप सभी के बयान आप सुन लीजिए, सबने क्या कहा था। नितिन गडकरी ने क्या कहा था, जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे कस के लात। अब इन सभी बयानों के बाद अचानक आपने जातिगत जनगणना का फैसला कर लिया, तो मुझे तो ये लगता है कि ये बेसिकली संघ भाजपा और वो आरएसएस के जो वीर सावरकर के विचारों पर ही सीधा सीधा हमला है। अब संघ के लोग देश भर में जाके क्या कहेंगे कि मैं हिंदू हिंदू एकता की बात नहीं कर रहा, मैं जातीय एकता की बात कर रहा हूँ या जातियों की बात कर रहा हूँ। आपने क्या किया, क्या आपने मोहन भागवत जी से जो मुलाकात हुई उनसे अनुमति लेके ये कही है? उनका तो कोई स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट आया नहीं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन जो खबरें आई हैं उसमें ये कहा गया है कि संघ ये कह रहा है कि इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और भाई पॉलिटिकल इस्तेमाल तो होगा ही। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स से अलग थोड़ी है। हिंदुत्व का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए हो सकता है, तो जाति का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए क्यों नहीं हो सकता है? और क्यों नहीं होगा? जाति के आधार पर टिकट बढ़ते हैं, जाति के आधार पे सब कुछ आप अध्यक्ष डिसाइड करते हैं और सब मुख्यमंत्री और राज्यपाल डिसाइड करते हैं, क्यों नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि या तो कंफ्यूजन की स्थिति है या ही इज गोइंग बैक टू द सेम पॉलिसीज विच वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आप कर क्या रहे हैं? और मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसे विषय हैं कि जिसको बीजेपी के प्रवक्ता कायदे से, ईमानदारी से तो वो वैसे भी नहीं करते, इसको जस्टिफाई कर सके। क्या वो जस्टिफाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री के उस बयान को कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं? क्या उस वो उनके उनके जो हिंदू मुस्लिम वाले बयान को जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसके तुरंत बाद उन्होंने सौगातें मोदी दे दी? तो या तो सौगातें मोदी सही है या फिर वो हिंदू मुसलमान सही है। तो इस तरह की जो कंफ्यूजिंग चीजें आ रही हैं वो ये मैसेज दे रही हैं कि बीजेपी और इस सरकार की अब पॉलिसीज जो है वो क्लियर नहीं है। पाकिस्तान के मसले पर आपको क्या करना था, आपने तीनों सेनाध्यक्षों को बुला के कह दिया कि आप लोग करो। आपको क्लियर कट टारगेट देना चाहिए ना कि आपको ये करके दिखाना है। आपके पास टारगेट नहीं है या आप कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए आपने उन पे छोड़ दिया। अब वो क्या करेंगे ये सामने नजर आएगा। देश हमेशा साथ खड़ा होगा, हम सभी लोग साथ खड़े होंगे। राष्ट्र की बात है, राष्ट्रीय एकता की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। उस समय समूचा विपक्ष भी आपके साथ है, सारा मीडिया भी आपके साथ है। मोदी मीडिया नहीं, उनको भी, वो भी जिनको आप अर्बन नक्सल कहते हैं, उनको भी, जो आप हम कांग्रेस की पता नहीं क्या क्या चीजें कही जा सकती हैं, देशद्रोही भी माना जाता है। तो सभी लोग इसके विपरीत, देश एकजुट है, एक साथ है, आपके साथ खड़ा है और चाहता है कि एक डिसाइसिव एक्शन हो, जिसपे एक निर्णायक जो है ऐसा एक्शन भारत सरकार ले। 1971 में इंदिरा गांधी ने इसी तरह का एक डिसाइसिव एक्शन लिया था, जब इसी वजहों से, ऐसे ही कारणों से, जब पाकिस्तान के रोज रोज के आतंकवाद और 1948 से लेके और कश्मीर में जो कुछ भी उनका चल रहा था, उसको 71 में उन्होंने एक एक डिसाइसिव उनको जवाब दिया और उसके दो टुकड़े कर दिए। उस समय उन्होंने किसी से पूछा नहीं था। तो फिर मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी को इस बारे में एक ठोस फैसला करना चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि आप केरल में नजर आ रहे हो, आप कह रहे हो मैसेज कहाँ चला गया है और आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों चिंतित भी हो जाएंगे। चिंतित इस समय पाकिस्तान को होना चाहिए। आपके हर एक्शन से एक ही उसको चिंता होना चाहिए, वह होना चाहिए पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी हैं या उनको जो समर्थन देने वाले स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, उनको चिंता होनी चाहिए। और देश में आपके हर कदम से, हर एक्शन से सुरक्षा का भाव जाना चाहिए कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठा लिया। इस समय पॉलिटिक्स का वक्त नहीं था, क्या आपको जातिगत मुकेश जी जनगणना नहीं का तो लगता वक्त कि नहीं देश था। के नाम एक संदेश देना चाहिए था? एक तो ये कि क्या
चूक हुई, अगर ये माना है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? और अगर आप जिम्मेदारी तय कर रहे हैं तो उसके बाद फिर एक्शन क्या उस जिम्मेदार शख्स को लेकर? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है। सवाल दूसरा ये पूछा जा रहा है, क्या देश के सामने अगर आपने चूक मानी है तो क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए उसके बाद? कि चूक हुई है तो माफी भी होनी चाहिए। जब ये कहा जा रहा है कि वो इतने दिन से रेकी कर रहे थे, अब मीडिया चैनल सब कुछ बता रहे हैं, तो फिर सवाल ये कि उससे पहले ये पता क्यों नहीं चला? क्या ये किसी तरह का फेल्योर है? और क्या ऐसे वक्त में जो आज आज 10 दिन हुए हैं उस आतंकी हमले को, अभी वो परिवारों से पूछिए कि उनके ऊपर क्या दुखों का पहाड़ टूटा है। क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इतनी चिंता करना कि आप हंसते हुए नजर आए, आप विपक्ष पर कटाक्ष करें, आप बिहार जाएं, आप उस तरह की तमाम तरह की बातें करें, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसने एक तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। कश्मीरी मुसलमानों ने जो रिजोल्यूट एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ वहां रैली निकाली, ये नेवर बिफोर है। और मैं इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोदी के पाकिस्तान कश्मीर के हाल के जो उनकी पॉलिसीज हैं, उसको भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहता हूं कि चलो कुछ तो आपने किया, कि कम से कम इस समय कश्मीर के सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने रैली निकाली। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं है। अब चलिए, कश्मीरी मुसलमान जो भी कहें, आप माने या ना माने, लेकिन वहां से जो बच के सैलानी गए हैं, उनके बयानों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अटा पड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से कश्मीर के मुसलमान भाइयों ने हमें मदद किया, हमें सहयोग किया, हमें जान बचाई, हमें पहुंचाया, हमें हर प्रकार से सहयोग किया। तो ये जो नैरेटिव था हिंदू मुस्लिम का, बीजेपी संघ परिवार का, ये तो कश्मीर में ही जाके ध्वस्त हो गया। आपको याद हो, इसी कश्मीर से वो उठाते रहे कि कश्मीरी पंडितों को कैसे भगाया गया, कैसे मारा गया और ये किया गया। ये नैरेटिव उन्होंने बहुत बड़े जबरदस्त तरीके से आज उन कश्मीरी मुसलमानों ने कह दिया कि जो आप कहते रहे हैं वो सही नहीं है, वो झूठ है। और सबको याद रखना चाहिए कि उस समय भी, जिस समय पंडितों को भागना पड़ा था, वो भागने के लिए कहने वाले कौन थे? उस समय जब स्थितियां खराब, ठीक है स्थितियां खराब थी, तो उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए था। उस समय राज्यपाल जगमोहन बैठे हुए थे। तो ये सारे हालात हुए। तो इसमें आपको सवाल पूछने से इस सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत है। सवाल पूछने से आपको दिक्कत है, सवाल तो मन में रहते ही है ना, आपसे पूछे जाए या ना पूछे जाए, लोग तो पूछते ही है ना कि पुलवामा के बाद क्या हुआ, उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, कितने लोगों पे कार्रवाई हो गई, क्या हुआ। इसके बाद इस मसले पे भी आप किसी पे एक्शन तो लेंगे। आप, चूंकि वो किरण रिजिजू कह चुके हैं कि हाँ चूक हुई है, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में माना है कि चूक हुई है। अगर चूक हुई है तो चूक के लिए कोई जिम्मेवार भी तो होगा ना। आप किसी पे एक्शन ही नहीं लेते हैं। आप आपका रेल दुर्घटना हो जाए, आपका रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, किसी पर एक्शन नहीं होगा। आपकी तमाम और चीजें हो जाए, आप किसी पे ना एक्शन लेते हैं और ना कोई वो जिम्मेवारी लेता है। और 26/11 आपको याद होगा, जिसके लिए आप बड़ी आलोचना कांग्रेस की भी करते रहे हैं, हम सब ने देखा और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया, सरकार को, यूपीए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। लेकिन उस 26/11 के हमले के कुछ दिनों बाद उनको, शिवराज पाटिल को हटा दिया गया था, उनको जी। रिजाइन करना पड़ा था। तो ये भी याद रखना पड़ेगा। तो अब ये भी देखिए कि एक जो है, जो ये जो डिसीज हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो भी हुए हैं वो आतंकवादी हमले में, उनको जो राहत दी जाती है, उनके राहत देने में भी अलग अलग राज्यों ने अलग अलग वो रवैया अख्तियार किया है। हरियाणा और महाराष्ट्र ने 50 लाख की घोषणा की है, तो आप ही का स्टेट है उड़ीसा, वो कह रहा है 20 लाख देंगे। 10 लाख कश्मीर ने दिया है, तो 10 लाख बंगाल ने दिया है। केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ किया ही नहीं। आपको करना चाहिए। 1 करोड़ वो एक प्राइवेट कंपनी दे रही है। तो इसमें भी एक एकरूपता होनी चाहिए कि नहीं? राज्यों को भी आपको निर्देश होना चाहिए कि नहीं, कि ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम, इतना ही दे सकते हैं आप। नहीं तो फिर तो अखिलेश यादव 25 करोड़ मांग रहे हैं पर हेड, इतने लोगों को दिया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में घटना होने पर 1 करोड़ रुपए दे चुके हैं। तो ये इन सब विषयों पर भी देखा जाना चाहिए। और साथ साथ ये बताना चाहिए एक कि भाई ये हुआ क्या हुआ है, कैसे हुआ। क्योंकि आज तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी आपसे मांग रही है ना, वो डिटेल मांग रही है।
कि क्या हुआ। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके सबूत चाहिए और सबूत देने होंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ये सारे सवाल हैं। इन सवालों को छोड़ के अगर आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो फिर लोगों को जाहिर है उस पर आश्चर्य होता है। जाहिर सी बात है, और फिर विपक्ष सवाल उठाएगा। आई होप अब उमाकांत जी आपकी आवाज आ रही है, और मैं आपसे सवाल के साथ देख चेक करूंगी कि आपकी आवाज आ रही कि नहीं। लेकिन आपका पहला कमेंट, जो कुछ हो रहा है पहलगाम से लेकर अब तक, और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो जिस तरह की होते हुए आप देख रहे हैं, जो मैंने शुरुआती पूरा वक्तव्य रखा था, आपका उस पर पहला कमेंट कैसे देख रहे हैं आप इसको, प्रधानमंत्री के पूरे रवैये को, विपक्ष के रवैये को, और फिलहाल जो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या लग रहा है और कितना इंतजार लोगों को करना होगा? एक मन में लोगों के सवाल जरूर है, 10 दिन हो गए हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पहलगाम के बाद जो भी चीजें देखने को मिल रही हैं, और उलटबाजियां मैं कहूंगा उनको, कि सरकार की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की आत्मग्लानि नहीं है, और सरकार का एक ही उसको फोकस दिखाई पड़ता है। जैसे घोड़े को टांगे का घोड़ा होता है, और उसके एक पट्टा आंख पे यूं बंधा होता है, तो वो घोड़ा चलता रहता है तांगा लेकर के, तो वो सामने देखता है और वो इधर उधर नहीं देखता। इनको केवल एक ही चीज दिखती है कि वोट पॉलिटिक्स। हम सुबह शाम रात सोते जागते हर वक्त इनको वोट दिखाई देता है। ये वक्त को लेकर के आए तो केवल इनको लगा कि मुस्लिम्स को डिवाइड करो, उनको आपस में बांटो, वहां कोई असुरक्षा की भावना पैदा करो, तो वो इनके उल्टे दांव पड़ गया। क्योंकि जब वक्फ बोर्ड का बिल आया तो शुरुआत में तो लोग इसके जानते नहीं थे कि बहुत सारे लोग ये है क्या चीज। उसके बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिम तो पीछे छूट गए, मुस्लिम कम्युनिटी बैक साइड में छूट गया। जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, विशाल हिंदू आबादी है, और मुख्य धारा की जो राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, गैर भाजपा पार्टियों से मेरा मतलब है, वो पूरी तरह सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। सारे वकील सुप्रीम कोर्ट के, सारे, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूं, लेकिन सारे बड़े वकील पैरवी करने लग गए मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम के समर्थन में, सॉरी, मुस्लिम के वक्फ बोर्ड के जो सरकार का है उसके खिलाफ। और सरकार इससे विचलित हो गई, क्योंकि देशव्यापी जो ज्वार था उससे सरकार को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा समर्थन हासिल हो गया, तो वो दांव उल्टा पड़ गया। अब उससे उल्टा पड़ गया तो अब करें क्या? अब करें क्या कि इनको एक ही लगा कि भाई ये ऐसा मौका है कि ये मौका दोबारा आएगा नहीं। पहलगाम भी हो गया, लोग कह रहे हैं एक्शन करो, एक्शन करने की स्थिति हमारी है नहीं। इसका कारण क्या है कि ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मुझे पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना चाहिए, पाकिस्तान को तो बहुत तगड़ा सबक सिखाना चाहिए। ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उसके कमर टूट जाए, उसकी जो आर्मी है, उसकी जो आईएसआई है, वो हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम डिवीजन, एक ही लक्ष्य है आज आईएसआई का। किस देश में, इस देश को पहले ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स ने बांटा, हिंदू मुसलमान में विभाजित किया। अब जो यहाँ बचे खुचे लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, उन मुस्लिम्स के जो यहाँ लोग, उनकी जो लोग हैं, उनकी जो संतानें हैं, उनकी जो 25 करोड़ आबादी है, उनको डिवाइड करके रखो, उनको आइसोलेट कर रखो, राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग थलग कर लो। उसके बाद आपका जो हिंदुत्व एजेंडा है, उस हिंदुत्व के एजेंडे के आधार पर आप वोट मांगो। तो लोगों ने कहा कि भाई हिंदू समाज तो एक है नहीं, हिंदू समाज में तो दलित भी है, ओबीसी भी है, छुआछूत भी आप करते हैं, मुसर भी बिहार में है, तमाम तरह की जातियां हैं। अब इसमें आप कैसे बाहर निकलोगे? तो इन्होंने कहा कि देखिए अब तो यह है कि अब मुस्लिम को भी बांट दो। अब इनको लगा कि मुस्लिम, जब सर्वे होते थे पहले, तो सर्वे में क्या लिखा जाता है कि भाई हम हिंदू हैं तो हम हिंदू लिखेंगे, पड़ोसी मुसलमान है तो इस्लाम लिखता है, मुस्लिम धर्म है मेरा, इस्लाम धर्म है मेरा। अब ये है कि धर्म के साथ साथ हमको जाति भी, जैसे वो अंसारी है या सैयद है या पठान है या सिख, ये सब लिखना पड़ेगा। तो इनको लगता है कि इससे अच्छा मौका तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो अपर, इनको लगता है कि अपर कास्ट जो मुस्लिम है वो 4-5-7-8% है, वो रूल करते हैं। तो ये एक इनका दांव लग गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता इससे कुछ इनको हासिल होने वाला नहीं। जो इनका रोड मैप है कि साहब इससे लोगों को डिवाइड करके वोट मिलेगा। दूसरी बात आपने जो बोली, क्योंकि सवाल बड़ा लोडेड था आपका, तो मैं एक छोटी सी बात कह के खत्म करता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो आज का भाषण था केरला में, उनका जो भाषण पटना रैली में था,
उसके 24-48 घंटे के अंदर पहलगाम के। वो उन्होंने भाषण ऐसी जगह दिया जहां पर उन्होंने अंग्रेजी में भी बोला, और वहां पर उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग सोच रहे थे, हम जैसे लोग सोच रहे थे, ओंकारेश्वर जी जैसे लोग सोच रहे थे कि रात ही अटैक होने वाला है, लाइट लाइट बत्ती बुझा दो, क्योंकि हम छोटे छोटे थे 65 में, तो हमारे यहाँ भी लाइट बत्ती बुझती थी कि लोग कहते थे लाइट नहीं जलानी है। तो इन्होंने ऐसा हवा खड़ा किया, जितने जो वार मॉर्निंग करने वाले जो इनके लोग हैं, उन्होंने इतना उसको पोलराइज कर दिया, और पोलराइज इतना ज्यादा कर दिया, इस हद तक कर दिया कि उसके एवज में आप जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उन पर, और भी जो गैर कश्मीरी मुस्लिम में, उनको धमकाना शुरू कर दिया जगह 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 रैलियां, वही सब वही जय श्री राम और तमाम तरह के हथकंडे अपनाने शुरू किए। तो अभी केरल में इन्होंने जो कितनी घटियापन की बातें की, मैंने ऐसे प्रधानमंत्री, 9 प्रधानमंत्री, 10 प्रधानमंत्री कवर किए, राजीव गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह तक, उनके साथ यात्राएं भी की। इतनी निकृष्ट भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आप वोट बना रहे हैं, अपोजिशन पार्टी जो शशि थरूर है, उनका तो लोकसभा क्षेत्र है वो, क्या लोकसभा क्षेत्र में शशि थरूर को नहीं जाना चाहिए? शशि थरूर जाए वहां, इंडिया इंडिया अलायंस के दोनों गठबंधन है, सीपीएम और कांग्रेस, आप वहां कटाक्ष कर रहे हैं एक सरकारी मंच से, प्रोटोकॉल होता है उस मंच का, कोई पॉलिटिकल भाषण देने आप नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई बहुत लोगों की नींद हराम होने वाली है। अरे किसकी नींद हराम? आप पहले अपना हिसाब तो दे दो। आप तो अपना हिसाब दो ना कि आपकी नींद हराम हुई है नहीं हुई है। और आपने कहा था कि हम पाकिस्तान की नींद हराम कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान की नींद तो हराम नहीं की, आप अपने देश में अपने लोगों की नींद हराम करने पे लगे हुए हैं। उस पर आपकी इतनी तुच्छ सोच है, मैं कल्पना नहीं कर सकता। मुझे बड़ा ग्लानि है, बड़ा दुख है, इस तरह का व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि इस तरह के लोगों का नाम हिस्ट्री में ऐसे गायब होगा कि मुझे आप कल्पना नहीं करेंगे। लोग जो सुन रहे होंगे वो देखेंगे कि जब ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लोग इनके बारे में क्या सोच रखते होंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, आप चर्चा आगे बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और जाहिर सी बात है इसीलिए वो विपक्ष, वो कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है, कोई पॉलिटिक्स नहीं की जा रही है, कुछ नहीं किया जा रहा है और इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ऐसे वक्त में आपको मौका मिलते ही, जैसे आपको स्टेज मिला, वहां का एक प्रोटोकॉल है, जैसे उमाकांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप वहां से किस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की नींद कब हराम करेंगे, वहां पर जो आतंकी बैठे हैं उनकी नींद कैसे हराम होगी कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आंखें ना तरेरें, ना इधर ना देखें। आप विपक्ष की नींद हराम करने में आप लगे हुए हैं और वहां से आप बात कर रहे हैं। और आप किसका फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं? एक उद्योगपति का, अडानी का, जिसका नाम लगातार राहुल गांधी हर मंच से लेते हुए नजर आते हैं। लगातार वो अडानी और अंबानी की बात करते हैं। कल आप गए मुंबई, वहां आपने जिस समिट का इनॉग्रेशन किया, वहां पर आपने किसको फायदा पहुंचाया? और आज जब आप गए हैं तो ये पोर्ट किसने बनाया है? ये अडानी ने बनाया है। वही बात जो लगातार राहुल गांधी कहते रहे हैं कि हम दो, हमारे दो की वो बात करते रहे, अंबानी और अडानी की, वही सब कुछ नजर आ रहा है। यानी कि चुनाव आपके लिए मायने रखते हैं और दूसरी ये तमाम चीजें आपके लिए मायने रखती हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल, उमाकांत जी आपके पास मैं महत्वपूर्ण सवाल के साथ लौटूंगी, लेकिन एक टिप्पणी आपसे ओमकारेश्वर जी, कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो पूरी राजनीति है, जिससे 11 साल से बीजेपी फल फूल रही है, ज्यादातर राज्यों में उसकी सरकार बन रही है, सब कुछ हो रहा है, नेशनलिज्म, जो पुलवामा हमने देखा कि शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए और फर्स्ट टाइम वोटर से कहा गया कि पुलवामा के शहीदों के नाम आप वोट दें, पोस्टर्स बाकायदा लगाकर रैलियां की गई, वो सब हमने देखा। तो ऐसे वक्त में जातिगत जनगणना का ऐलान करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या वो सब कुछ एक सैचुरेशन पर पहुंच चुका है और अब उनको लगा कि एक इस वोटर को केटर करना है, या इसके पीछे की कुछ और वजह देखते हैं, या पार्टी के अंदर चल रहा घमासान क्या कुछ है? क्योंकि अभी भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में जब आसानी से आप इससे बच सकते थे, आपने जातिगत जनगणना का ऐलान किया। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें इस समय लगता है कि एनडीए सरकार और खासतौर से प्रधानमंत्री जी घिरे हुए हैं। वैश्विक जो स्थितियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के कारण वो 2-3 महीने के लिए ही टला है ना, वो तो फिर आने ही वाला है। और वहां से जो इनडिफरेंट एटीट्यूड अपनाया जाता है, जिनको हमने अपना दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्डो, वो उन्होंने तो हमारे लोगों को हथकड़ियों और बेड़ियों में भर के भेज दिया।
आज से पहले ऐसी बेइज्जती भारत की कभी नहीं हुई थी। उसने तो ये भी कह दिया ये इस पहलगाम हमले के बाद कि ये जो है 1500 साल पुराना मसला है और हम भारत के टच में हैं, पाकिस्तान के भी टच में हैं, मतलब दोनों के टच में। यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार ये कह दिया कि हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज, पहले पिछले पुलवामा हमले के बाद कहा था कि सभी लोग भारत को सहयोग करें, और इस बार उनके स्टेटमेंट में है कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज को सहयोग करें, मतलब दोनों पक्षों को सहयोग करें। अन्य पक्ष भी ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको डी एस्केलेट करिए और मिलजुल के करिए। दूसरी बात यह है कि आपको याद रखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए खुद ही एक लाइन खींच रखी है कि हमारी पार्टी में 75 साल की उम्र का नेता कोई भी पद पे नहीं रहेगा। अब प्रधानमंत्री जी का खुद का 75 साल पूरा हो रहा है उनके जन्मदिन के 7 सितंबर में, तो उनको ये भी देखना है। अभी तक 8-9 महीने से ज्यादा वक्त हो गए, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष डिसाइड नहीं हुआ है। खबरें हैं कि पार्टी और संघ के बीच में खींचातानी चल रही है, और वो तब से चल रही है जब से जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी कि उसको संघ की आवश्यकता नहीं है। बाद में उन लोगों ने उसको करने की कोशिश की, रफा दफा करने की, और अगले विधानसभा चुनाव में चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र का, उसमें संघ उतरा भी, साथ में रहा भी, लेकिन ये बदमजगी तो आ गई कहीं ना कहीं। और उनको भी ये लगने लगा है संघ को कि भाई इनकी मर्जी से हमने दो दो बार अध्यक्ष बनाए, 2 बार हमने गृह मंत्री अमित शाह जी को मौका दिया, 2 बार नड्डा जी को मौका दिया, अब तो आप कम से कम मेरी मर्जी का बना लो। तो ये मेरी मर्जी का बना लो, इसके लिए नागपुर में मीटिंग हुई थी, नागपुर में बात हुई या नहीं हुई, बात बनी या नहीं बनी, बन गई होती तो अब अध्यक्ष बन गए होते। अब इसके बाद 10 सालों बाद पहली दफा प्रधानमंत्री जी ने मोहन भागवत को बुलाया मिलने के लिए निवास पे। आपको क्या लगता है कि किस लिए मिलाया होगा? कोई सलाह मशवरा करने के लिए कि क्या करूं या ना करूं? इससे पहले किसी भी मसले पे उन्होंने सलाह मशवरा किया है क्या? बड़ा से बड़ा निर्णय किया, 370 से लेके जीएसटी से लेके चाहे कोई और हो, लॉकडाउन लगाना हो, चाहे नोटबंदी करनी हो या कुछ भी करना हो, किसी भी फैसले में उनसे बुला के सलाह मशवरा नहीं किया। तो ये सोचना कि ये सलाह मशवरा भी उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए किया होगा, नेवर। और ये तो उनके विचार के खिलाफ है, ये तो सावरकर के विचार के खिलाफ है, समूचे हिंदुत्ववादी ब्रिगेड की विचारों के खिलाफ है। वो तो जातिगत जातियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने पहली दफा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और मुलायम सिंह और लालू यादव के एजेंडे को आपने स्वीकार करते हुए कह दिया कि हाँ हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ये तो उस जड़ पर प्रहार है ना, सावरकर के विचारों के जड़ पर, संघ के विचारों के जड़ पर प्रहार है ना। अब वो क्या बात लेके जाएंगे और क्या कहेंगे कि हम किस लिए ये शाखा लगा रहे हैं कि जातियां अलग अलग हों? ये शाखा तो इसीलिए लग रही थी ना देश भर में कि हिंदू एकता को बढ़ावा देना है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी सोच समझ के कर रहे हैं, किसी की सलाह पे कर रहे हैं, या उनका अपना ही आइडिया है सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए कि भाई पहलगाम से ध्यान हटाना है तो कोई एक बड़ा तीर छोड़ दो। अब उस पे जाहिर है आप हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। किसको इसका फायदा मिलेगा? जाहिर है राहुल गांधी वो संविधान की प्रतियां लेके और जातिगत जनगणना की बात देश भर में करते रहे, ये कौन भूला है, किसको याद नहीं है? और उन्होंने, राहुल गांधी ने ही कहा था कि मैं इन्हीं से करवाऊंगा और करवा के रहूंगा, और आज आपने वो मान लिया। जो पीडीए की बात अखिलेश यादव करते रहे हैं, वो पीडीए को आपने स्वीकार कर लिया कि नहीं उन्हीं का। तो आप मानने लगे हैं कि आपकी, जब आपने सौगातें मोदी दिया तो आपने ये तय कर लिया कि भाई हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है, तो ऑन रिकॉर्ड करिए ना, और इसको रोकिए ना कि पूरे देश में ये जो चल रहा है ये गलत है, हम लोगों को एक साथ रहना ही होगा। और आपने नहीं कहा तो कश्मीर ने कह दिया। तो अब आपने जातिगत वाली भी बात स्वीकार कर ली कि भारत में जाति की स्थितियां एक यथार्थ है, एक सच्चाई है। इस सच्चाई के अनुसार चल, और ऐसा नहीं कि आप इस सच्चाई को नहीं जानते, आप अपनी पार्टी के टिकट भी उसी आधार पे देते हैं, आप अपने अध्यक्षों का निर्माण वो भी उसी आधार पे करते हैं। तो इस सच्चाई को आपने स्वीकार कर लिया है, लेकिन इन सारे दबावों के बीच में स्वीकार किया है। अब आगे क्या इससे आपको राहत मिलने वाली है, सवाल ये है, क्या इससे आप जी। 75 साल के परे आगे जाके प्रधानमंत्री पद पे बने रहना चाहते हैं? क्या इस सब के लिए है
क्या आप चाहते हैं कि अल्टीमेटली एक बार फिर आपके मन का अध्यक्ष कोई दे दिया जाए और पार्टी और सरकार आप अपने मन से चलाएं? और क्या मोहन भागवत जी ने आपकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है? असली सवाल ये है, बाकी का दिखावा है, छलावा है। जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और खासतौर पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी, और खासतौर पर जो रिफ्ट दिख रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच में, क्या उस सब के बीच ये एक तरह का एक शगुफा जो है जातिगत जनगणना का ये छोड़ा गया है, क्योंकि ये आरएसएस की और बीजेपी की जो विचारधारा है उससे बिल्कुल उलट है। ये तो सबको पता है कि कोई नई बात नहीं जो बताने की जरूरत है। लेकिन उमाकांत जी, सवाल ये उठ रहा है फिर कि चीन और अमेरिका इंटरवीन कर रहे हैं और देश इंतजार कर रहा है कि कोई कार्रवाई की जाएगी। क्या जो इन टीवी चैनल्स ने, ये गिग मीडिया ने जो वॉर रूम्स बनाए हुए हैं और लगातार वो ग्राफिक्स के जरिए जगह जगह पर बम फोड़ते रहते हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या फुल फ्लेज वॉर की तरफ क्या हिंदुस्तान जा सकता है, या फिर आपको लगता है अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? और दूसरा मेरा सवाल आपसे कि इस सब के बीच जिस तरह की अभी परिस्थितियां देश में बनती हुई नजर आ रही हैं, आपने देखा होगा विनय नरवाल जो हैं हरियाणा के जो अधिकारी थे नेवी के, उन्होंने अपनी शहादत दी। उनकी पत्नी ने कल कहा कि हिंदू मुसलमान ना किया जाए, कश्मीरियों को कटघरे में ना खड़ा किया जाए, पीस की बात की जाए। तो आप गिद्धों की तरह लोग जो हैं वो उनके पीछे पड़ गए, और एक वो पत्नी जिसने अपने पति को खोया है उसी को ही गालियां देने लगे। क्या ऐसे वक्त में बीजेपी के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सामने आकर इस पर अपना वक्तव्य नहीं देना चाहिए था? वक्तव्य की बात क्या करूंगा, जो लोग खुद कटघरे में हैं उनसे आप वक्तव्य की क्या उम्मीद आप करेंगे? देखिए, इस देश में जिस दिन हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स और हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स अगर उसका लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी रिलेवेंस ही खत्म हो जाएगी, उसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी, उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। उसकी जरूरत इसलिए कि उसको हिंदू मुसलमान में जहर घोल करके अपनी पॉलिटिक्स करनी है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। पहलगाम तो आज हुआ, 10 दिन पहले। आप ये बताइए कि पुलवामा तो 6 साल पहले हुआ, 2019 के चुनाव के कुछ चंद हफ्ते पहले हुआ। एयर स्ट्राइक की गई, वोट मांगे गए, कहा गया कि हमारे जो विश्वगुरु हैं, जगह जगह जाके बोला उन्होंने कि क्या आपका वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कुछ नहीं किया। अगर इलेक्शन कमीशन की रीढ़ की हड्डी होती तो उसी दिन 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री को कम से कम रैलियों से उनको इतनी सजा दी जाती कि वो रैलियां नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि उन्होंने उनका खुद अपॉइंट किया हुआ नौकर है इलेक्शन कमीशन, वो क्या करेगा। दूसरी बात कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, 40-42 जवान मारे गए, और जो घायल है उन बेचारे उनकी तो जिंदगी खत्म है, जिंदा जी मर गए वो लोग, उनके परिवार तबाह हो गए, सारे जवान लड़के मर गए। आप ये बताइए कि उसकी जांच का क्या हुआ। और एक डीएसपी साहब सरदार जी का फोटो आप सबने देखा होगा, ओंकारेश्वर जी ने भी देखा होगा, कि सरदार जी डीएसपी की गाड़ी में, अपनी प्राइवेट गाड़ी में वो आतंकवादियों को ढो के ले जा रहे थे। उसमें असलहे थे, उसमें पैसे मिले, उसमें गोला बारूद मिला। वो मेरी जानकारी के अनुसार वो डीएसपी साहब रिटायर बीआरएस, हाँ बीआरएस हो गया उनका, सरदार जी। क्या हुआ उसमें, कौन सी जांच हुई उसमें, किसी को सजा हुई इसमें? पुलवामा में की जांच का क्या हुआ, कौन उसके जिम्मेदार है? ये जो जिसने बम आरडीएक्स लेकर के बस उड़ा दी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसका वो कहां से आया था, कहां गया, किसने किया? ये सारे हालात कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलवामा के, ये पहलगाम के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हालत कमजोर क्यों है? पाकिस्तान और दुनिया की ताकतें, पाकिस्तान ने बड़े साथे ढंग से लोग दुनिया की 8-10 दिन में उन्होंने दुनिया के देशों को समझा दिया कि साहब ऐसा है कि ये भारत सरकार का इंटरनल हैंडीवर्क है। उन्होंने आरोप लगा दिया, पुलवामा में उन्होंने आरोप लगा दिया। वो गवर्नर साहब जो सत्यपाल मलिक है, उनका स्पीच, उनका भाषण को जगह जगह कोट कर रहा है कि ये इनका किया धरा है और ये जानबूझ करके किया धरा है। कैसे किया धरा, मैं आरोप, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये तो मैं तो सत्यपाल मलिक साहब को कोट कर रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों को कोट कर रहा हूँ जो जिन्होंने आरोप लगाया, इनके पास आरोप का कोई जवाब नहीं है। क्यों जांच रिपोर्ट आज पब्लिक नहीं हुई है? आज दुनिया की जो ताकतें हैं, मेरी कल परसों बातचीत हुई कूटनीतिक क्षेत्रों में,
तो पता लगा कि जयशंकर ने बातचीत की। जयशंकर तो बीजिंग में हमारे राजदूत रह चुके हैं। उनकी बातचीत हुई तो उनको चीन पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि चीन जो है हम पर कभी भी हम भरोसे लायक नहीं है। चीन जो है कभी भी, क्योंकि चीन की मेगा इन्वेस्टमेंट हो रखी है पीओके में, और पाकिस्तान को उसने काफी लोन दे रखा और वहां इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। उनको लगता है कि अगर हम साथ नहीं आए और पाकिस्तान को इस हमले से नहीं बचाया तो हमारा इन्वेस्टमेंट मारा जाएगा। दूसरा ये है कि उस देश पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं जो हमारे पूर्वोत्तर के कई जगहों के 40 जगहों के नाम उसने रख दिए, अपने नाम से चीनी नाम रख दिए। तो वो तो, और हमारे यहाँ कितने लद्दाख क्षेत्र में कितनी उसने हमारी जमीनें हड़पी हुई है। तो वो तो विस्तारवादी राजनीति ऑलरेडी कर रहा है। तो जो विस्तारवादी भारत को हड़पना चाहता है, भारत की जमीन हड़प चुका है ऑलरेडी, और हमारे क्षेत्रों को हड़पना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, उस पर क्या भरोसा कर दे। तो मुझे लग रहा है कि आर्मी ने जो असेसमेंट दिया है, जो मेरी सोर्सेस कह रहे हैं कि आर्मी ने इनको ये असेसमेंट दिया है कि भाई आप अभी जल्दीबाजी हद पर प्रेशर मत करो। अगर आपने प्रेशर करो और आर्मी के जो इंटरनल जो टैक्टिस है, उन टैक्टिस में आपने वार मॉर्मरिंग की और ऐसा माहौल खड़ा किया कि आज अटैक हो रहा, रात अटैक हो रहा, कल अटैक हो रहा, उनको दिखा देंगे, आंखें लाल कर देंगे, पीली कर देंगे। तो इससे इस आर्मी इस तरह से काम नहीं करती है। होगा क्या कि हम भी अटैक करेंगे, हमारा भी 25%, हम 100% डैमेज उनका कर देंगे, लेकिन 50% 25% हमारा भी तो डैमेज होगा। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है, वार इस तरह से नहीं लड़ा जाती। वार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं गोदी मीडिया के चैनल देख रहा था कैबिनेट मीटिंग के पहले कि आज कैबिनेट की मीटिंग में पाकिस्तान पर अटैक की घोषणा होगी। तो मैंने कहा कि भाई अरे मूर्ख लोगों, तुम अगर अपने को कभी किसी वार की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की जाती है? वार तो ग्राउंड पर लड़ा जाता है, वार तो एक असेसमेंट करके लड़ा जाता है, युद्ध भूमि पर लड़ा जाता है, या शास्त्री भवन में नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार की घोषणा की जाती है। तो ये जो बॉम्बिंग हो रही है, ये जो पैदाइश है इस तरह का जो गोदी मीडिया, ये इसी सिस्टम का पैदाइश है कि, और इसीलिए जो जो घटनाक्रम घटे हैं, सारे घटनाक्रम, ये जो जाति जनगणना का, ये इसीलिए हुआ कि देश का ध्यान को कैसे बटाया जाए, जो मूल मुद्दा है उसमें टाइम बाय किया जाए। केवल वोट पॉलिटिक्स, पहले वोट पॉलिटिक्स वाला मामला था, वार बॉम्बिंग वोट पॉलिटिक्स था, अब वो फेल हो गया। अब जो है, अब वार बॉम्बिंग करो कि भाई ये जाति जनगणना होगी, उसमें मुसलमानों का गोत्र वगैरह वगैरह सारी बातें जो मैंने बता दी, वो सारी चीजें हो रही है। तो मामला बहुत गंभीर है। ये सरकार इस देश को समझती नहीं है। इस सरकार को सलीका नहीं आता। इस सरकार को अगर सलीका होता शासन करने का, तो ये सरकार बताती कि पिछले 11 साल में अब की बार मोदी सरकार के नारे जो लगाए गए थे 2013 और 14 में सत्ता पाने के लिए, उनकी लिस्ट आप बनाइए, इनसे पूछिए कि कौन सा वादा पूरा किया आपने। आज हालत यह है कि सरकार के पास एक भी ऐसा काम नहीं है कि जिस पर ये कह सके कि हमने इस देश के वादे पूरे किए। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ, फिर कभी किसी चर्चा में आपसे बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण लेकिन आपने बातें कही हैं, और देश को और जो दर्शक हैं उनको ये बातें सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो दर्शक वर्ग है, जो लोग हैं, वो फिलहाल एक तरह से ताज्जुब हो रहा है, थोड़े सरप्राइज और थोड़े शॉकिंग स्टेट में है वो, कि आखिर जब इंतजार किसी और चीज का किया जा रहा था कि आप पाकिस्तान को लेकर कोई अटैक करेंगे, या आप मीडिया में सामने आकर ना कहें लेकिन एक्शन नजर आए, इस सब की कोई बात होगी, उस सब के बीच जातिगत जनगणना, तो लोगों की समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जो बिजनेस एज यूजुअल देख रहे हैं, चाहे वो बिहार में जाना हो, कल मुंबई में जाना हो, आज केरला में जाना हो, वहां पर जिस तरह की बातें करना, तो ये जरूर देश के मन में ये सवाल जो है वो उत्पन्न हो रहा है। लेकिन आज का माहौल तो ऐसा है कि अगर आप सवाल पूछें तो आपको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, उमाकांत जी आपका, ओमकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।